दोस्तों पिछले दिनों लेबनान की कैपिटल बेरूत में एक बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए। दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है कि लेबनान में इस तरह की लापरवाही सामने आई है। लेबनान की गवर्नमेंट के फेलियर की लंबी लिस्ट है और इस लिस्ट में अब बेरूत में हुए 4 अगस्त का एक्सप्लोजन भी शामिल है, जो कि लेबनान हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई नई और चौंकाने वाली बात नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे कि लेबनान की गवर्नमेंट आखिर क्यों अनसक्सेसफुल है अपनी कंट्री में होने वाली इस तरह की वारदातों को रोकने में, और कैसे लेबनान की गवर्नमेंट 4 अगस्त को हुए ब्लास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या है लेबनान की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और कैसे काम करती है लेबनान की गवर्नमेंट, आज जानेंगे हम अपनी इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। मैं मनीष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फैक्ट्स में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेरूत ब्लास्ट का सिलसिला शुरू हुआ था 2013 सितंबर में, जब रशियन बिजनेसमैन इगोर ग्रिशकिन का एक कार्गो शिप रोहसस 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट लेकर जॉर्जिया के एक शहर बतूमी से 27 सितंबर 2013 को रवाना हुआ, जिसे अफ्रीका की कंट्री मोजाम्बिक के शहर बेरा जाना था। लेकिन शिप में बहुत सारी खराबियां होने के कारण ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। इसके कई कारण थे। एक तो ये शिप 30 से 40 साल पुराना था और ऊपर से इगोर ग्रिशकिन ने शिप के क्रू को प्रॉपर पेमेंट नहीं करी थी शिप को चलाने के लिए, जिसके कारण क्रू को पैसे की तंगी आने लगी। दोस्तों शिप के क्रू 21 नवंबर 2013 को शिप को बेरूत पोर्ट पर ले गए। वहाँ पे वो लोग कुछ मशीनरी को लोड करके शिप के चालन का खर्चा निकालने वाले थे, लेकिन मशीनरी हैवी होने के कारण शिप पर लोड नहीं हो सकी और अब क्रू के पास बेरूत पोर्ट पर शिप लगाने के भी पैसे नहीं बचे थे। इसके चलते लेबनान अथॉरिटीज़ ने शिप की जांच शुरू की तो पता चला कि वो शिप इतनी बुरी हालत में है कि वो समुद्री यात्रा करने के लायक ही नहीं है, और उन्होंने शिप को जब्त कर लिया और सभी क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट कर लिया। दोस्तों क्रू के अरेस्ट होने के बाद ये सिलसिला 1 साल तक चला और बाद में सारे क्रू को रिहा कर दिया गया और शिप पे लदा हुआ 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट बेरूत पोर्ट पर हैंगर नंबर 12 पर रख दिया गया। और ये अमोनियम नाइट्रेट अगस्त 2014 से लेकर हादसे के दिन तक वहीं पड़ा हुआ था। दोस्तों अब बात आती है कि आखिर उसमें आग कैसे लगी। दोस्तों जून 2020 में प्रोसिक्यूटर जनरल ओविदत बेरूत पोर्ट पर पड़े हुए अमोनियम नाइट्रेट की सिक्योरिटी को देखते हुए हैंगर नंबर 12 के डोर्स और होल्स को रिपेयर करने के लिए एक ऑर्डर दिया और 4 अगस्त 2020 को कुछ सीरियन वर्कर्स बिना किसी सुपरविजन के उस हैंगर को रिपेयर करने चले गए। दोस्तों रिपेयर के दौरान उसी हैंगर में रखे हुए फायर वर्क्स ने वेल्डिंग के चिंगारी से आग पकड़ ली और कुछ ही देर में उसी हैंगर में रखा हुआ 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोड हो गया और पूरा बेरूत पोर्ट उस धमाके से तहस नहस हो गया। दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है जब लेबनान के लोगों की गवर्नमेंट की लापरवाही से ऐसा कुछ भुगतना पड़ा हो। लेबनान के लोगों का कहना है कि इससे अच्छा तो इजराइल ने ही हमला कर दिया होता। उनका कहना है कि अगर ये बर्बादी किसी हमले में हुई होती तो खुद को समझा लेते कि जंग के शिकार हुए हैं, लेकिन यहाँ तो बर्बादी के लिए अपनी ही गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो आखिर हम किस पर भरोसा करें। दोस्तों लेबनान में कई सालों से बहुत बुरे हालात बने हुए हैं, करप्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड और भी बहुत कुछ। तो आइए जानते हैं लेबनान की क्राइसिस और लेबनान की करंट सिचुएशन के बारे में। सबसे पहले करप्शन। दोस्तों लेबनान में करप्शन की सबसे बड़ी वजह है लेबनान का पॉलिटिकल सिस्टम। बहुत ही अजीब सा पॉलिटिकल सिस्टम है लेबनान का। दोस्तों 1943 में लेबनान की फ्रेंच कॉलोनाइजर से आज़ादी के बाद लेबनान गवर्नमेंट ने हर धर्म के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए एक अजीब सा पॉलिटिकल सिस्टम बनाया। इस सिस्टम के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर एक सुन्नी मुस्लिम होगा, प्रेसिडेंट एक मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा और पार्लियामेंट का स्पीकर एक शिया मुस्लिम होगा। अब इससे हुआ क्या कि हर रिलीजन फॉलो करने वालों ने अपने एक अलग रिलीजियस कम्युनिटी बना ली और उस रिलीजन का पर्सन अपने रिलीजन को सपोर्ट करने में लग गया और सारी रिलीजियस कम्युनिटी आपस में लड़ने में लग गई। और जब भी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम आती तो हर रिलीजियस पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू करती थी और देश बर्बाद होता था। और पॉलिटिक्स में रिलीजन इतना इन्वॉल्व हो गया कि कंट्री में और किसी चीज़ पे कोई और ध्यान दे ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ता था। दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस। दोस्तों लेबनान में ये हालत हो गई कि वहाँ की 1/3 पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन की कगार पर पहुँच गया। लेबनान में करप्शन इतना बढ़ गया कि वहाँ के पॉलिटिशियंस बस अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे
लोगों को आपस में रिलीजन के नाम पे लड़वाने में लगे हुए थे। सरकार ने सिस्टम को इतना खोखला कर दिया, सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, जिसके चलते गवर्नमेंट ने हर चीज़ पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब तो हद ही हो गई, जब अक्टूबर 2019 में वहाँ की गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप कॉल पे $6 पर मंथ तक का टैक्स लगाने की बात की, और तब शुरू हुआ अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन दोस्तों, सरकार की कमियों की वजह से लेबनान की ये हालत हुई कि हर जगह करप्शन, मिसमैनेजमेंट और अब इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में लग गए और सड़कों पे उतर आए। जिसके बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी ने रिज़ाइन दे दिया और जनवरी 2020 में हसन दियाब वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट थे, और उन्होंने कहा कि लेबनान को स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक डिसीजन लेने की ज़रूरत है इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन पहले कोविड के चलते और अब इस खतरनाक हादसे के बाद मिस्टर हसन दियाब ने भी अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल डिजिग्नेशन से रिज़ाइन कर दिया। लेकिन लोगों का प्रोटेस्ट यहीं ख़त्म नहीं होता। लेबनान के लोगों की डिमांड है कि इस तरह के सेक्टेरियन पॉलिटिकल सिस्टम को हटाया जाए और दूसरी कंट्रीज़ की तरह नॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम लाया जाए। तो दोस्तों, लेबनान में फ्यूचर में सब ठीक हो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। देश और दुनिया में शांति बनी रहे और ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, गुड बाय।